हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेट, जीआरएफ, जीआईसी, पीजीटी, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसके पहले हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। वो सारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे क्वेश्चन। तो आप अगर जीआईसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 19 को, तो आप जो है लास्ट टाइम पे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। इसके अलावा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम से। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जाति के राजनीतिक गतिशीलता के कौन से प्रकारों का रुडोल्फ एवं रुडोल्फ ने उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन है ऊर्ध्व गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता और विभेदक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यावसायिक गतिशीलता। व्यावसायिक गतिशीलता की बात किसने की थी? नेस्फील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया जाता है कि वह जाति के ऊर्ध्वाधर इकाई को निरूपित करता है। ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, संस्कृतिकरण और अंतःविवाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण व्यवस्था। देखिए, हम सारे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम क्वेश्चन को एकदम डीपली डिस्कस कर सकें। तो हम केवल आंसर देखते चलते हैं। बाकी तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया होगा अब तक। एग्ज़ाम जो है बिल्कुल भी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो सभी का एग्ज़ाम वो तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो गया होगा। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उस प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिससे दूसरों को प्रतिष्ठा, संपत्ति या शक्ति को सोपानित अंशों के साथ एक तादात्म्य पर व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन है सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक श्रम विभाजन, असमानता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए। सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार के अनुक्रम में सजाएं, यानी स्थिरीकरण का जो प्रकार है इसको अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा है जागीर, उसके बाद है दास, उसके बाद है वर्ग, फिर है बुद्धिजीविता। तो इसका क्रम भी ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक स्थिरीकरण के रूप में द्वैध संगठन किन में प्रचलित होता है? जाति में, वर्ग में, समाज में या फिर जनजातियों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने जाति के कौन से लक्षण बताए हैं? ऑप्शन है एक निर्जाति समूह, एक समुदाय, हिंदुओं की धर्म सभा, एक समृद्ध परिस्थिति समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समृद्धि परिस्थिति समूह। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रबल जाति की निश्चयात्मक विशेषताएं कौन सी हैं, यानी प्रभु जाति की? पहला है संख्या बल, दूसरा है उच्चतम अनुष्ठानिक परिस्थिति, तीसरा है उच्च आर्थिक परिस्थिति, चौथा है उच्च राजनीतिक परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, संख्या बल ये सही है, उसके बाद उच्च आर्थिक परिस्थिति होनी चाहिए, फिर उच्च राजनीतिक परिस्थिति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। इन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी श्रीनिवास ने, और इन्होंने इसकी विशेषताएं बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से कथन सही है? पहला है जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्थिरीकरण के रूप में है।
दूसरा है जाति आरोपण पर आधारित है जबकि वर्ग उपलब्धि पर आधारित है। तीसरा है वर्ग अनेक हो सकते हैं पर जातियां केवल 4। चौथा है जाति एवं वर्ग दोनों ही व्यक्ति को प्रस्थिति प्रदान करते हैं। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, पहला है जाति तथा वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के रूप में है, ये सही है। फिर है हमारा जाति आरोपण पर आधारित है जबकि वर्ग उपलब्धि पर, यानी जाति जो होती है वो प्रदत्त होती है और जबकि वर्ग जो होता है वो हमारा अर्जित होता है यानी उपलब्धि पर। फिर उसके बाद हमारा चौथा जाति एवं वर्ग दोनों ही व्यक्ति को प्रस्थिति प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक स्तरीकरण के लक्षण हैं समाजों के विभाजन, समाजों के अंदर विभेदीकरण, पद सोपान, व्यक्तियों के मध्य असमानता। तो सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लक्षण कौन से हैं? तो देखिए, इसका पहला हमारा समाजों का विभाजन, ये सही है। फिर उसके बाद समाजों के अंदर विभेदीकरण, ये भी सही है। स्तरीकरण में विभेदीकरण होता है और स्तरीकरण में क्या होता है? पद सोपान होता है, यानी जो अलग अलग सबका पद होता है उसमें थोड़ा ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, तो पद सोपान हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन वर्ग व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? पहला हमारा है एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। दूसरा है एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। तीसरा है एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला हमारा एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है, ये क्या है? ये गलत है। उसके बाद फिर एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे नहीं जा सकता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एक ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। ये दोनों जो ऑप्शन है ये हमारे जाति व्यवस्था के लक्षण है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबल जाति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? प्रभु जाति यानी प्रबल जाति। पहला है एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अपने अध्ययन में एक प्रबल जाति की अवधारणा का प्रथम बार उल्लेख किया। दूसरा है भूमि का स्वामित्व प्रभुता स्थापित करने में मदद करती है। तीसरा है प्रबल जाति एक क्षेत्र विशेष में सदैव एक उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति प्राप्त करती है। चौथा है प्रबल जाति एक क्षेत्र की अन्य निम्न जातियों के लिए सदैव एक संदर्भ समूह हो सकती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1, 2 और 4। पहला हमारा सही है, उसके बाद दूसरा भी सही है, फिर चौथा। एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के गांव के अध्ययन में प्रभु जाति की अवधारणा दी थी, ये भी सही है। फिर भूमि का स्वामित्व प्रभुता स्थापित करने में मदद करती है, ये भी सही है। और प्रभु जाति एक क्षेत्र की अन्य निम्न जातियों के लिए सदैव संदर्भ समूह हो सकती है, ये भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग का अभाव, संस्तरण। तो इसमें से जाति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए, आप खान पान पर प्रतिबंध ये होता है। उसके बाद संस्तरण जातियों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जाति समूहों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के जाट, केरल के नायर और बिहार के नाई, चौथा कर्नाटक के वोकालिंगा। तो इनमें से किन समूहों को जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता प्राप्त हुई है? तो देखिए, इसमें से कौन कौन सी जातियों को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पहला हमारा उत्तर प्रदेश के जाट, फिर दूसरा केरल के नायर और चौथा कर्नाटक के वोकालिंगा। तो ये तीनों जातियों को जो है ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। समाज का खंडात्मक विभाजन, व्यवसायों का बेरोग विभाजन, धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार। इनमें से जाति व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो इनमें से कौन कौन सी जाति की विशेषताएं हैं? तो देखिए, पहला समाज का खंडात्मक विभाजन, ये सही है।
तीसरा धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पुनर्जन्म, चातुर्वर्ण, वर्णाश्रम, गोत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चातुर्वर्ण। ये चतुर्वर्ण लिखा है, चतुर्वर्ण नहीं है, चातुर्वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखिए, जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? सॉरी अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग स्त्रीकरण में अयथार्थ चेतना अप्रकार्यात्मक होती है क्योंकि यह अभिसरता में बाधा डालती है। ऑप्शन है व्यवस्था में उनकी भूमिका के संबंध में, उनकी मांगों के विषय में, उनकी वास्तविक परिस्थिति के विषय में, उनके स्वयं के विषय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उनकी वास्तविक परिस्थिति के विषय में। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति और वर्ग में मुख्य भेद क्या है? जाति वर्ग विहीन समाज में परिचालित होती है तथा वर्ग जाति विहीन समाज में परिचालित होता है। दूसरा है जाति सदैव समृद्ध होती है जबकि वर्ग सदैव निवृत्त होता है। तीसरा है जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। चौथा है जाति व्यवस्था में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ती है जबकि वर्ग व्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो इसमें से जाति और वर्ग में मुख्य भेद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जाति के मामले में व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है वो आरोपित होती है यानी प्रदत्त होती है, और वर्ग में क्या होता है? अर्जित होती है, यानी जो उपलब्धि मिलती है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन, सामाजिक विघटन का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, दूसरा हमारा सामाजिक विभेदों का अध्ययन सामाजिक स्त्रीकरण में किया जाता है, फिर सामाजिक असमानताओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, जजमानी व्यवस्था उपलक्षित करती है जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रिता को, अन्यत्रवासी भूस्वामित्व को, सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को, संरचनात्मक गतिशीलता को। तो जजमानी व्यवस्था जो है उपलक्षित करती है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला जातियों की कार्यमूलक अन्योन्याश्रिता को, यानी जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ये सही है हमारा। उसके बाद है सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले अवधारणा किसने दी थी? विलियम वाइजर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण समाज का अधिश्रेणिक विभाजन है, लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती है, समाज के समूहों में विभाजन की संविदात्मक व्यवस्था है। तो इसमें से उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण के विषय में इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो पहला हमारा सही है, समाज का अधिश्रेणिक विभाजन होता है सामाजिक स्त्रीकरण में। फिर उसके बाद दूसरा, लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, द्विज कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें से द्विज जातियां किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जातियों को द्विज जातियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में दादा जो है ग्रामीण कृषक हैं, पिता जो है शहरी शिक्षित व्यवसायी हैं और बेटा बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाई में अभियंता है। यह क्या दर्शाता है? सांस्कृतिक गतिशीलता, अंतःपीढ़ी गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता और अंतरापीढ़ी गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरापीढ़ी गतिशीलता, क्योंकि
तीनों पीढ़ियों में जो है व्यवसाय जो है वो अलग अलग है, सभी ने अलग अलग व्यवसाय चुना है, तो कहीं ना कहीं इनमें अंतरा पीढ़ी गतिशीलता आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति प्राप्ति के स्रोत हैं क्षमता व कुशलता, राजनीतिक प्रतिष्ठा, उच्च परिस्थिति समूह में विवाह, चौथा है संपत्ति। तो इसमें से जो शक्ति प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं, तो देखिए क्षमता व कुशलता ये भी सही है, राजनीतिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए ये भी सही है, इससे भी शक्ति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है हमारा संपत्ति, तो संपत्ति जिसके पास अधिक होता है उसके पास भी शक्ति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है जागीर प्रथा भारतीय सामंतवादी समाज में विद्यमान थी, दूसरा है जागीर प्रथा सामंतवादी यूरोप की उपज थी, तीसरा है जागीर और वर्ग व्यवस्था समान है, चौथा है जागीर और जाति व्यवस्था समान है। तो इसमें से कौन से कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जागीर प्रथा और सामंतवादी जो है ये यूरोप की उपज थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाज में यदि एक किसान का पुत्र शहर में कुशल कारखाना श्रमिक हो जाता है तो यह उदाहरण किसका होगा, क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का, अधोमुखी गतिशीलता का, भौगोलिक गतिशीलता का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का। किसान का पुत्र है, शहर में जाकर के कुशल कारखाना बन श्रमिक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता है, यानी वो थोड़ा मतलब थोड़ा ऊपर उठा है, उसका जो स्टेटस है, जिसकी परिस्थिति है वो थोड़ा सा उसके जो पिता से ऊपर उठा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जाति व्यवस्था भूमिका उन्मुख थी, निम्नांकित में से कौन सा सही है। इनमें शूद्रों को निम्न कार्य सौंपे, समाज का विभाजन भूमिका समूहों में किया, प्रत्येक समूह की भूमिका तय की, एक व्यक्ति की भूमिका उसके गुणों पर निर्भर थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समाज का विभाजन भूमिका समूहों में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक गतिशीलता में सहायक नहीं है बड़े नगरों एवं धार्मिक केंद्रों की वृद्धि, अकाल और आर्थिक परिवर्तन, सभ्यता का विकास और प्रसार, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास। तो सामाजिक गतिशीलता में कौन सा इसमें से सहायक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास। रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास जो है ये सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं है और सामाजिक परिवर्तन इससे नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग जो है रूढ़िवादी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, वो परंपरा से जैसी जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको उसी तरीके से देखना चाहते हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किन कारकों ने जाति व्यवस्था को कमजोर नहीं बनाया, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, यातायात के तीव्रगामी साधन, संविधान, आरक्षण की नीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरक्षण की नीति। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कथन को आप असत्य मानते हैं। पहला है वर्ग भेद आवश्यक रूप से संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर है, दूसरा असमानता जन्म पर आधारित होती है, तीसरा सामाजिक स्थिरीकरण के कई कारण होते हैं, चौथा कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र को गूढ़तम का सरलतम समाधान प्रस्तुत किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी असमानता जन्म पर आधारित होती है, ये कथन असत्य है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा परिस्थिति उन्मुख थी, निम्नांकित में से आप किस कथन को त्रुटिपूर्ण मानते हैं। देखिए, पहला है यह ब्राह्मणों को परिस्थिति प्रदान करती है, दूसरा है ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिए गए, समाज को पुरोहितों पर निर्भर बना दिया गया, लोगों का सामाजिक पद सोपान में विश्वास कराया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यह ब्राह्मणों को परिस्थिति प्रदान करती है, ये जो है जाति प्रथा परिस्थिति उन्मुख थी, इसमें से ये कथन जो है गलत है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं।
लास्ट टाइम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे जो है वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जीआईसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमारा जो पीजीटी का जितना भी वीडियोज़ है उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि दोनों का सिलेबस 95% सेम है। तो आप जो है पीजीटी के सारे क्वेश्चन जो है रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।